गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में बताया गया कि भाई आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, टूल ज्योमेट्री एंड कटिंग कंडीशन। इनका प्रॉपर सिलेक्शन करके आप मैकेनिकल ब्रेकेज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुअल वियरिंग को टोटली स्टॉप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इन दोनों को तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं रोक पाएंगे ग्रेजुअल वियरिंग को। तो उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों ऐसा हम लोग कह रहे थे कि भाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कटिंग टूल मटेरियल, टूल ज्योमेट्री एंड कटिंग कंडीशन। तो टूल मटेरियल के बारे में हम बात कर चुके कि क्यों ऐसा कर सकते हैं। उसके पीछे जो रीजन था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के पीछे क्या कारण था, हाई टेम्परेचर एंड लार्ज स्ट्रेस। तो अगर हम एक ऐसा टूल मटेरियल सेलेक्ट करें जिसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, अगर उस मटेरियल के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। या हम कह दें कि लार्ज स्ट्रेस का उस मटेरियल के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो टूल मटेरियल अगर हम ऐसा सेलेक्ट करें प्रॉपर टूल मटेरियल जिससे कि ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा स्ट्रेस का उसके ऊपर फर्क ना पड़े, तो ऑब्वियस ही बात है आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैकेनिकल ब्रेकेज के पीछे क्या कारण था, लार्ज फोर्स, टूल के ऊपर लार्ज फोर्स लग रहा था, इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ था इस टूल का और टफनेस कम। तो अगर इस टूल के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि टूल का मटेरियल अगर आप ऐसा सेलेक्ट करिए कि ज्यादा फोर्स लगने पर उसमें ब्रेकेज ना हो, तो मैकेनिकल ब्रेकेज नहीं होगा। मटेरियल ऐसा आप लीजिए, या टूल की ज्योमेट्री आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिससे कि मैकेनिकल ब्रेकेज ना हो। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल में दिया कि भाई पेंसिल अगर बहुत ज्यादा शार्प बना दीजिए तो आप देखेंगे उसमें ब्रेकेज होता है, वो टूट जाएगा। लेकिन वही शार्पनेस अगर उसकी ना रखिए पेंसिल की तो वो काफी टाइम तक चलेगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप उस पर एक्सर्ट कर रहे हैं और ज्यादा शार्पनेस है पेंसिल के अंदर, तो वो जल्दी ब्रेक करेगा, तो उसमें मैकेनिकल ब्रेकेज आएगा। तो उसी तरीके से टूल के अंदर भी आपको देखने मिलेगा कि अगर उसके कटिंग एज ज्यादा शार्प है, उसमें नोज एंगल, नोज रेडियस वगैरह पे ध्यान आप प्रॉपर नहीं देंगे, उसमें शार्पनेस ज्यादा आएगा तो वो मैकेनिकली ब्रेक करेगा। तो अगर आप टूल की ज्योमेट्री ऐसा सेलेक्ट करने किया कि भाई उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने पर वह ब्रेक कर जाए, तो मैकेनिकल ब्रेकेज के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कि हमने पेंसिल का एग्जांपल दिया। या अगर आपने टूल मटेरियल ऐसा सेलेक्ट किया जिससे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, टूल मटेरियल अगर आपने ऐसा सेलेक्ट किया कि टूल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैकेनिकल ब्रेकेज नहीं होगा। टूल मटेरियल आपने ऐसा सेलेक्ट किया कि इसकी टफनेस बढ़ गई, तो मैकेनिकल ब्रेकेज नहीं होगा। ज्यादा फोर्स बियर करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर मटेरियल टूल मटेरियल सेलेक्ट किया। या शेप आपने ज्योमेट्री ऐसी बनाई कि उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मैकेनिकल ब्रेकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल मटेरियल एंड टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसमें लार्ज स्ट्रेस को बियर करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगी। तीसरा है कटिंग कंडीशन। कटिंग कंडीशन से क्या समझते हैं, मतलब मान लिया कटिंग फ्लूइड आपने इस्तेमाल किया, तो अगर कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को कैसे मिनिमाइज करेगा। अगर कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे तो हीट को डिसिपिएट करेगा,
जब हीट को डिसिपेट करेगा तो हाई टेम्परेचर जो अराइज हो रहा था, जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मेन रीजन था, वह जनरेट नहीं होगा, तो जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिनिमाइज हो सकता है। या अगर आपने कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया तो फ्रिक्शन मिनिमाइज होगा, जिससे कि ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा और हीट ज्यादा जनरेट नहीं होगा, जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिनिमाइज होगा। मैकेनिकल ब्रैकेट में क्या इफेक्ट होगा? मान लिया आपने कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया, तो जो लार्ज फोर्स अकर कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रैकेट आ रहा था मैकेनिकल ब्रैकेट, तो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस होगा। ठीक है, ये सब रीजन है जिसके कारण कहा जाता है कटिंग कंडीशन आप प्रॉपर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, कटिंग टूल मटेरियल प्रॉपर सेलेक्ट कर लेते हैं और टूल ज्योमेट्री प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, तो उससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन ग्रेजुअल वेयरिंग को आप रोक नहीं सकते, ये कम किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन आप इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुअल वेयरिंग क्या है? मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे वियर होना, और उससे फाइनली आपका फेल्योर अकर होता है। ठीक है, अब हम लोग इधर पॉइंट पे आते हैं जिधर हम लोग पिछली बार डिस्कस कर रहे थे। जो पॉइंट्स हम फिर दोबारा डिस्कस के आगे करेंगे। ठीक, तो क्या तक हुआ था ना? हाँ, तो इसमें कहा गया था कि आपका एब्रेशन और एडहेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैंक वियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब जो फ्लैंक वियर कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या था? आपका एब्रेशन और एडहेशन रहेगा। यहाँ तीनों एब्रेशन, एडहेशन, डिफ्यूजन तीनों रहेगा, लेकिन एब्रेशन और एडहेशन के कारण ही आपको फ्लैंक वियर अकर कर रहा था। जबकि क्रैटर वियर जो अकर कर रहा है वो किस लिए? डिफ्यूजन के कारण अकर कर रहा है। क्रैटर वियर जो आपका अकर कर रहा है वो किस कारण से? डिफ्यूजन के कारण अकर कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी तीनों रहेगा, तीनों एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन तीनों रहेगा, लेकिन डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे क्रैटर वियर अकर करेगा। ठीक है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा और हाई स्पीड पर क्रैटर वियर अकर करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? कि हाई स्पीड पे आपका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिससे कि डिफ्यूजन का फिनोमेना इंक्रीज होगा। ठीक है, हाई स्पीड पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि टेम्परेचर इन द रेक सरफेस इज मच हायर देन द फ्लैट सरफेस। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग इस फिगर पे आते हैं। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। द टिपिकल नेचर ऑफ, हाँ ठीक, द टिपिकल नेचर ऑफ growth of flank wear is shown here 4.020 a 4.20 a इसमें दिखाया गया है फ्लैंक वियर ग्रोथ। तो इस फिगर में क्या दिखाया गया है? इस फिगर में दिखाया गया है कि फ्लैंक वियर वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है आपका फ्लैंक वियर, जो कि HF से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक्स एक्सिस पे आपको दिखाया जा रहा है टाइम। इसका मतलब समय के अकॉर्डिंग फ्लैंक वियर कैसे हो रहा है ये दिखाया गया है। तो इसमें तीन ग्राफ बने हैं, ये है, ये है और ये है। तो तीन क्यों बने हैं? अलग अलग वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है फ्लैंक वियर के ऊपर, समय के साथ ये रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। इसमें बेसिकली तीन फिगर बनाने के पीछे क्या रीजन था? एक ही बना देते, उससे आपको क्या समझ में आता है? उससे आपको ये समझ में आता है कि कैसे समय के साथ टूल फेल कर रहा है, फ्लैंक वियर कैसे हो रहा है समय के साथ। आप एक अगर इसमें बनाते, कोई एक मान लिया यही लेके अगर हम बनाते, तो आपको बस इतना बता पाते कि हाँ समय के साथ वियरिंग बढ़ रही है, फ्लैंक वियर बढ़ रहा है, और शुरुआत में
ब्रेक इन वियर होता है और स्टार्टिंग में आपका वियर रेट ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अचानक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद कुछ देर तक ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म वियर यह जोन कहलाता है यूनिफॉर्म वियर। उसके बाद अचानक फिर इंक्रीज, ये जो ग्राफ का नेचर है वो ऊपर की तरफ भागता है, तो इसलिए फिर इसको बोलते हैं रैपिड वियर ग्रोथ। एक को बताने पे आप इतना बताने में सक्षम हो जाते हैं कि भाई समय के साथ धीरे धीरे वियरिंग इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब फ्लैट वियर की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वियर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टाइम पे आपने देखा, फिर इस टाइम पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये वियर की वैल्यू कम मिलेगी, जबकि और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वियर ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा आप बढ़ेंगे टाइम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वियर एचएफ की वैल्यू और बढ़ेगी। इसका मतलब समय के बढ़ने के साथ साथ फ्लाइंग वियर बढ़ेगा। अगर केवल आप सिंगल ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं, अगर सिंगल नेचर के ऊपर आप बात करते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें 3 फिगर ड्रॉ किया, इसमें बेसिकली 3 फिगर ड्रॉ है। इन तीनों फिगर का क्या मतलब है? इन 3 फिगर का ये मतलब है कि अलग अलग वेलोसिटी पे फ्लैंक वियर का ग्रोथ कैसे होगा, फ्लैंक वियर कैसे होगा, यह रिप्रेजेंट किया गया। तो अलग अलग वेलोसिटी पे फ्लैंक वियर कैसे अकर कर रहा है, यह इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि v1 वेलोसिटी जब है तो फ्लैंक वियर ग्रोथ इस तरीके से दिखाया गया है। ये जो फिगर बना हुआ है वो बना हुआ है फ्लैंक वियर ग्रोथ का, और मेन जो बताया गया है ग्रोथ ऑफ टूल वियर, मतलब टूल के अंदर वियरिंग कैसे हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। और इस वाले ए वाले पार्ट, मतलब इस वाले फिगर में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि फ्लैंक वियर ग्रोथ कैसे हो रहा है, फ्लैंक सरफेस पे जो वियरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इन 3 फिगर, 3 ग्राफ को बनाने का मतलब ये है, तीनों अलग अलग बनाने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी v1 थी तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का था, जब वेलोसिटी थोड़ा और ज्यादा आपने इंक्रीज किया तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा था, जब वेलोसिटी और आपने इंक्रीज किया तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा था। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इससे क्या कंक्लूजन हमको मिलेगा? इससे कंक्लूजन जो मिलेगा वो अभी हम इसमें रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब मान लिया आप इस पॉइंट से आपने क्या किया, ये डॉटेड ऐसे आपने खींचा, जब ये डॉटेड आपने खींचा तो मान लिया ये टाइम टी नॉट है, कोई समय टी नॉट मान लेते हैं, उस समय पे अलग अलग ग्राफ में क्या रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे इस पे यहाँ पे हो सकता है फ्लाइंग वियर HF1 होता, और जब यहाँ पे आप देखते तो होता HF2 होता, और यहाँ पे जब देखते तो होता HF3 होता। HF3 की वैल्यू जो थी वो ज्यादा है, इसका मतलब फ्लाइंग वियर ज्यादा हो रहा है कब? जब वेलोसिटी v3 है। उससे कम फ्लाइंग वियर हो रहा है जब वेलोसिटी v2 है, उससे और कम फ्लाइंग वियर हो रहा है जब वेलोसिटी v1 है। इसका मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्लाइंग वियर बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ाने पर फ्लैंक वियर ग्रोथ बढ़ता है। इस ग्राफ से आप ये देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ में ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में ब्रेक इन वियर जो होता है, स्टार्टिंग वाला जोन, इस जोन को बोलते हैं ब्रेक इन वियर, शुरुआत, ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट कहलाता है ब्रेक इन वियर। तो यहाँ तेजी से वियर होता है। उसके बाद ये वाला जोन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म वियर जोन, ये वाला जोन। तो ये यूनिफॉर्म वियर जोन, यहीं पे यूजेबल पीरियड ऑफ टूल होता है, यहीं पे बेसिकली ज्यादा टूल से हम काम लेते हैं। उसके बाद ये वाला कहलाता है रैपिड वियर, यहाँ अचानक वियरिंग बढ़ जाती है तो हम यहाँ तक टूल ना ले जाके पहले ही हम टूल चेंज कर देते हैं इधर ही कहीं, ठीक है, ताकि वियरिंग
कम से कम हो और हमें